जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपकी बुक आपके सामने है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। आपने आईटी सीरीज़ बुक फॉलो करनी है। आई होप सो कि आप कर रहे हैं। आपने यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आप पढ़ चुके। डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स सेकंड चैप्टर ये आप पढ़ चुके। इसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, वो आप पढ़ चुके। अब यूनिट 2 में स्पेसिफ़िकली आपने जो कुछ पढ़ा वो आपके काम आएगा। आपने उसको दोबारा से वो चीज़ें देखनी हैं, उसको रिकॉल करना है। वही चीज़ें फर्दर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ऑनवर्ड्स, यही 3 से 6 तक ये आपको यही चीज़ें कंटिन्यू करेंगी। आपको बार बार यही चीज़ें इन्हीं से वास्ता पड़ेगा। तो आप चैप्टर नंबर 2 में जो आपने पढ़ा था वो बेसिक्स हैं, वही अप्लाई होंगी बाकी चैप्टर्स में, आपको उन्हीं की कंटिन्यूटी नज़र आएगी। तो आपने उनको दोबारा देखना है चैप्टर 2 को। कंट्रोल स्ट्रक्चर, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे प्रोग्रामिंग टेक्निक है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, हम इसके बारे में देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जी, तो यूनिट 3 आपके सामने है। इंट्रोडक्शन इसका, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग टर्म है। ये ऐसी टेक्निक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, जिनकी मदद से आप हर लैंग्वेज में डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी मदद से आप प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं। मींस के कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी बाद में होंगी, कौन सी स्टेटमेंट्स जो आप कंडीशंस बेस्ड रखते हो। ओके, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी अगर ये यूँ हुआ तो ये होगा, यूँ हुआ तो ये होगा, अगर आप पास हो गए तो ये होगा, अगर आप फेल हो गए तो ये होगा। इस तरह की चीज़ों को हम कंडीशन कहते हैं। तो इस पे बेस करते हुए कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, कब एग्जीक्यूट होगी, स्पेसिफिक कंडीशंस जब अप्लाई होंगी तो क्या हो। फॉर एग्जांपल किसी ने पासवर्ड गलत इंटर किया तो क्या होगा, पासवर्ड सही इंटर किया तो क्या होगा। इस सूरत में ये सारी चीज़ें कंडीशंस में आती हैं, इनको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये हर लैंग्वेज में डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर होंगे, बट बेसिक में जो है हमने वही रीड करने हैं। तो बेसिक में बेसिकली कितने हैं, 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर सीक्वेंस। वो कौन से हैं जी के सीक्वेंस हैं, उनमें सबसे पहले और सिलेक्शन है और फिर है लूप। सीक्वेंस क्या है कि एक ही लाइन में जो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हो। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, तो ये क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एग्जीक्यूट होंगी। सिलेक्शन में क्या होता है, जो सिंपली आप प्रोग्राम पहले करते रहे हैं उसमें क्या था, लाइन नंबर अपने असेंडिंग ऑर्डर में चलती थी, एग्जीक्यूट होती थी। जब सिलेक्शन आएगी, सिलेक्शन में क्या होगा कि स्पेसिफिक लाइंस को आप सेलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन, और वो तब क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। और जब लूप है तो लूप का मतलब होता है कि विद इन आप रस्सी के एक सिरे को दूसरे से बांध दो तो एक दायरा सा बन जाता है, इसको कहते हैं लूप। लूप का मतलब है कि एक दायरे की सूरत में एग्जीक्यूशंस बार बार क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि जब वो एंड होंगी तो दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी। तो स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप बार बार एग्जीक्यूट जब करवाते हो, दैट इज़ कॉल्ड लूप। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल प्रोग्राम्स यूज़ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर जिन्हें आप कहते हैं, टू इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम लॉजिक। अभी तक हमने जो भी काम किया चैप्टर नंबर 2 में, वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें लाइंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइन नंबर। उसमें कोई किसी तरह को आपने कंट्रोल नहीं किया हुआ था,
सीक्वेंस के तौर पे वो काम कर रही थी। सीक्वेंस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। जो लाइन नंबर आगे बढ़ रहा होगा वो इसी सूरत में क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर लाइन नंबर। पहले लाइन नंबर 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, अकॉर्डिंग टू देयर लाइन नंबर वो एग्जीक्यूट होती हैं। सो द इंस्ट्रक्शंस एट स्मॉलर लाइन नंबर्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो लाइन नंबर्स होती हैं इंस्ट्रक्शंस की वो स्मॉलर लाइन नंबर वाली पहले एग्जीक्यूट होंगी और इसी तरह जो बड़े नंबर वाली हैं यानी कि ग्रेटेस्ट लाइन नंबर्स हैं वो बाद में होंगे। इस तरह क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे आपको ये गिवन है, फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट दी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में आपने REM पढ़ा था, आप उसको रिकॉल करें ये किस लिए था। अब मैं बार बार इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये चीज़ें आप पहले देख चुके हैं, तो यू हैव टू रिकॉल दैट, यू कैन रिविजिट दी प्रीवियस लेसन। दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट। ये बता रहे हैं आपको कि ये प्रोग्राम किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं करता, कंडीशनली और अनकंडीशनली किसी भी तरह की, यानी कि कंडीशन बेस्ड या विदाउट कंडीशन किसी भी तरह से कोई किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। ये एक सीक्वेंस में चलता जाएगा। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। ये बात आपको बताई गई। अब REM आपको बता रहा है कि ये प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम के बारे में जो अपने रिमार्क्स में लिखी है। रिमार्क्स के लिए REM यूज़ कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी ये 3 लाइन जो फर्स्ट में लिखी हुई हैं। दीज आर दी इंफॉर्मेशन और कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। तो ये क्या है, R = 10.5। ये रेडियस आपने बताया कि रेडियस इतना है। फिर आपने एरिया बताया कि एरिया का फार्मूला क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई R। तो ये क्या है कि आपने एरिया का फार्मूला बता दिया। अब क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, एरिया इज़ इक्वल टू आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, टाइप हुआ, उसके साथ में सामने लिखा होगा एरिया की जो वैल्यू होगी वहाँ पे आ जाएगी और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको डिस्प्ले होगी आउटपुट में, दैट विल बी 346.185 दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अब इसमें जितनी भी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी अकॉर्डिंग टू दियर लाइन नंबर। पहले लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको मैं लिख नहीं रहा हमारे पास, फिर इसको आप लिख के चेक कीजिएगा, आपके पास ये इंस्टॉल हुआ होगा, आई होप सो। तो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, इसमें जितनी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट हुई अकॉर्डिंग टू दियर स्ट्रक्चर जो लाइन नंबर है। इस पे सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है। आपको कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी, ये वाली तब एग्जीक्यूट होगी, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी। अब आगे जो आएंगे उसमें एक कंडीशनल आता है, कंडीशनल ट्रांसफ़र और कंट्रोल, और दूसरा अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र। तो दोनों में फ़र्क क्या है? इन बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम the program control can be transferred from one part of program to another conditionally और unconditionally। GW basic में क्या होता है कि जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है वो या तो कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल में क्या होगा, अनकंडीशनल में, दोनों में हम फ़र्क देखते हैं। अनकंडीशनल में program control switches to a specific line by skipping one or more lines without any condition। विदाउट एनी कंडीशन, किसी शर्त के बग़ैर आप एक लाइन को, कुछ लाइंस को, स्पेसिफिक लाइंस को स्किप करते हुए आप कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लाइन नंबर 20 पे थे और वहाँ से आप मूव कर गए लाइन नंबर 80 पे, और इसमें जो लाइन विद इन जो है वो 20 आफ्टर 20 आ रही थी वो आपने स्किप कर दी। दिस मीन्स कि ये इसमें कोई अगर तो कंडीशन नहीं होगी तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कहलाएगा। कोई शर्त रखे बगैर अगर आपने ट्रांसफ़र
किया है कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल ट्रांसफ़र करेंगे यूजिंग सम कंडीशन कि ये वैल्यू आएगी तो फिर इस लाइन पे चले जाना है, तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ x इज़ इक्वल टू 10 देन गो टू लाइन नंबर। अब इस सूरत में जो मूव कर रहे हैं आप लाइन, तो ये वैल्यू की बेस पे है। जबकि अगर आप कहते हैं लाइन नंबर 20 में जाके गो टू लाइन नंबर 80, तो दैट इज़ अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा कि आपने कोई शर्त रखी है कि जब ये वैल्यू होगी तभी आपने इस लाइन पे मूव करना है और ये एग्जीक्यूट होगी। तो दोनों में ये फ़र्क है। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल काजेज़ टू move the control from one part of program to another without any condition। कंडीशन का मतलब है कोई शर्त रखे बगैर आप जो है वो एक स्पेसिफिक लाइन पे मूव कर जाते हैं, तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कहलाता है। गो टू स्टेटमेंट इसके लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट शायद पहले उसमें नहीं आई, अभी इसी इसमें आ रही है 3rd चैप्टर में। तो सीक्वेंस जो आपने सिंटेक्स पहले पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। लाइन नंबर आएगी इससे पहले भी, और साथ में गो टू, फिर साथ में आगे इसके लाइन जिस लाइन पे आपने मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू अनकंडीशनल ट्रांसफ़र control from one program line to specific line without any condition। तो इसमें क्या होगा कि जब ऑन गो टू होगा तब आपकी कंडीशन उसमें आएगी, यानी कि ऑन स्पेसिफिक वैल्यू गो टू लाइन नंबर दिस। अगर आप कहते हैं कि जस्ट गो टू और इसके बाद लाइन नंबर आता है, पहले जो लाइन नंबर आपको लेफ़्ट साइड पे लाइन नंबर ये लिखा हुआ है, लाइन और हैश लिखा हुआ, दैट इज़ द लाइन नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि ये कौन सी लाइन पे आ रही है, ये प्रोग्राम की लाइन नंबर है। जो इसके बाद आ रही है दैट इज़ गो टू लाइन नंबर, ये बता रहा है कि इस लाइन पे आपने मूव करना है। तो इसकी एग्जांपल अब आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इंटरप्रेट कर रहे हैं पहले इसको कि ये क्या है। द लाइन नंबर इज़ ए वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम। लाइन नंबर जो आप इसके बाद में देख रहे हैं, गो टू के बाद जो आएगा, वो आपके प्रोग्राम में कोई लाइन, किसी लाइन का नंबर होना चाहिए, किसी स्टेटमेंट का नंबर होना चाहिए। द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जंप्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। अब इस पे कोई कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे कोई आपको शर्त नज़र नहीं आ रही कि जी ये वैल्यू आई तो आपने मूव कर जाना है। ये लाइन स्टेटमेंट जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये इस लाइन पे मूव कर जाएगा। दिस काजेज इंटरप्शन इन द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो विच इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड प्रैक्टिस इन मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। आजकल इसको ठीक नहीं समझा जाता कि आपने विदाउट एनी कंडीशन आप जो है वो कोई इंटरप्ट जो है वो इनकाउंटर करें और उसमें मूव कर जाएँ कहीं पे। तो स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे ये काम होते हैं। तो अनकंडीशनल तो नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं होता। तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक लाइन पे मूव कर जाएगा जो आपने इसमें बताई होगी। दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज डिस्करेज। अच्छा, ये जो डिस्करेज वाली और इस तरह की लाइनें हैं, इनको ज़रूरत नहीं है आप इंक्लूड करें। आप जस्ट इसके इंटरप्रिटेशन में जो आप बताना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट द लाइन नंबर, कि वो वैलिड लाइन नंबर होना चाहिए जिस पे आप मूव करें विदाउट ये कंडीशन तक आ गया। तो इस पे आप IT सीरीज़ बुक फॉलो करो आप, क्योंकि जितना भी आपको इसमें ब्रीफ किया जाए आप फर्दर उस पर ये आपका होता है कि हमने याद क्या करना है। तो ये रटे वाले जो लोग हैं उनके लिए IT सीरीज़ आपने फॉलो करनी है। अच्छा, इसके बाद है जी, इफ़ देयर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट देन दिस एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोड इट आर एग्जीक्यूटेड। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आती है इस लाइन नंबर पे, तो जो आपने गो टू के बाद बताई, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट होगी
then this and the statements following it are execute। तो उसके बाद यानी कि go to के बाद अगर आपने कहा कि लाइन नंबर 80 है, go to के बाद 80 लिखा हो तो लाइन नंबर 80 पे चला जाएगा। अब 80 पे जाने के बाद क्या होगा कि उसके बाद वाली, उससे आगे जो लाइन्स आएंगी 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, जो भी लाइन्स आएंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ये बात बताई जा रही है। अदरवाइज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो दूसरी सूरत में ये होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो इसके बाद क्या होगा कि पहली उस पर लाइन पे वापस वो आ जाएगा, यानी कि आपने अगर वहाँ से रिटर्न करते हैं उसकी सूरत में। तो एग्जांपल के तौर पे देखें, फॉलोइंग एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट। अब ये हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में है। उसकी एग्जांपल के तौर पे हमने गो टू स्टेटमेंट ली और गो टू को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस एग्जांपल के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 10 पे रीड ए बी एक्स वाई। पहले मैं ये करता हूँ कि इसको टाइप कर लेंगे, फिर आपके सामने ये इसकी वर्किंग आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट, ये जितना भी प्रोग्राम है इसको मैं पहले टाइप कर लेता हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस सो जी। तो आपके सामने प्रोग्राम ये टाइप किया हुआ है, आप इस पे देख सकते हो कि प्रोग्राम आपके सामने टाइप किया हुआ है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, रीड और डाटा स्टेटमेंट आपने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ी हुई हैं। पहले रीड स्टेटमेंट आती है, इसके बाद आती है डाटा। रीड का मतलब ये होता है कि जब रीड स्टेटमेंट आएगी तो रीड के बाद जिस भी लाइन नंबर पे, चाहे 10 लाइनें छोड़ के या ज़्यादा लाइनें छोड़ के, जब भी डाटा स्टेटमेंट वेरी नेक्स्ट जो डाटा स्टेटमेंट होती है वहाँ से वैल्यूज़ को रीड किया जाता है। यानी कि रीड स्टेटमेंट में आप वेरिएबल के नाम बताते हो और डाटा में वैल्यूज़ बताते हो। पहले रीड आती है, बाद में डाटा आएगी, चाहे फ़ौरन बाद आए या कुछ लाइनें छोड़ के आए। तो रीड और डाटा आपस में रिलेटेड हैं। अब जितने वेरिएबल्स आप रीड में बताते हो इतनी ही वैल्यूज़ आप उन्हीं के सिंटेक्स के मुताबिक वहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करके बताओगे। तो ये आपने इसको फर्दर रिकॉल करना हो तो आपने सेकंड चैप्टर रिव्यू करें, वहाँ पे आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपने सेकंड चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको बार बार फर्दर उनकी कंटिन्यूटी नज़र आएगी, तो आपने वो याद रखनी है। अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग हम अगर इसको देखें, रीड के बाद आपको ए बी एक्स वाई नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, रीड करेगा इन 4 वेरिएबल्स को। इतनी मेमोरी जो है वो 4 वेरिएबल्स के लिए एलोकेट करेगा रैम में। गो टू बता रहा है कि लाइन नंबर 60 पे चले जाओ, यानी कि सेकंड लाइन जो लाइन नंबर 20 है इस पे आपको क्या कहा जा रहा है कि लाइन नंबर 60 पे चले जाओ। जब ये लाइन नंबर 60 पे जाएगा तो मीन्स कि 30, 40, 50 और 30 और 40, 50 ये 3 लाइन्स हैं, स्किप कर देगा। 3 लाइन्स यहाँ पे स्किप कर देगा इन 3 लाइन्स को। इसमें जो लिखा हुआ है 30 पे x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए, वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस बी, ये वैल्यूज़ आपको नहीं नज़र आएंगी। आपने कहा प्रिंट एक्स वाई, इनके मुताबिक जो x की वैल्यू कैलकुलेट करें वो क्या आती है, आप सिंपल अपने जहन में रखें। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 बनती है, क्योंकि x तीसरे नंबर पे है तो x की वैल्यू 4 बनती है, y की 5। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बनता है 16 प्लस a की वैल्यू क्या है 6। तो ये कितना आना चाहिए, x इज़ इक्वल टू 20 और y कितना बनता है, वाई स्क्वेयर क्या बनेगा 25 प्लस b कितना है 3, 25 प्लस b 28, b की वैल्यू है 3 तो 25 प्लस 3 28। x की वैल्यू 20 आनी चाहिए और y की वैल्यू 28। अगर आप 30 और 40 लाइन नंबर्स को देखें इनके अकॉर्डिंगली, अगर लाइन नंबर 50 वैल्यू बताएगी तो 30 एंड, बट जब आपने कहा गो टू लाइन नंबर 60
तो लाइन नंबर 60 पे आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी कि ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, बाकी लाइंस स्किप कर देगा। यहाँ पे आने के बाद आपने देखा ये लिखा हुआ है, ये रिमार्क्स लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको ये भी एग्जीक्यूट होती हैं नज़र इनका, यानी कि ये टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट यहाँ पे इसी तरह इंफॉर्मेशन के लिए हैं। बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है ये, एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे जो ऊपर आपने बताई हैं वो कैलकुलेट नहीं होंगी, अब इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। लाइन नंबर 80 पे जो आपने बताई है, x की वैल्यू क्या बनेगी, नई वैल्यू x इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई एक्स, a मल्टीप्लाई एक्स, a का मतलब है 6 और x की वैल्यू होगी 4, 6 4 24। पहले इसके मुताबिक x 20 आता था, यहाँ पे ये 24 आ जाएगा। और b y की वैल्यू क्या है, b मल्टीप्लाई वाई, b मल्टीप्लाई वाई का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 5 15, तो 24 और 15 आते, जबकि यहाँ पे 20 और 28 आते थे। तो दिस इज़ द वे वैल्यूज़ में ये चेंज आएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आपको ये इफेक्ट नज़र आएगा फ़ौरन बाद, x इज़ इक्वल टू 24 एंड 15। दिस इज़ द वे, ये डिफरेंस है आपको अनकंडीशनल ट्रांसफ़र हुआ इसकी मदद से जो आप देख रहे हो, और अगर ये ना होता तो आपको वैल्यूज़ में ये चेंज, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये एज़ इट इज़ टाइप करके, तो आपको ये समझ आएगी। जो भी प्रोग्राम आपको गिवन है सबको आपने एज़ इट इज़ करेंगे तो आपको साथ में उसका इफ़ेक्ट पता चल रहा होगा। तो यहाँ तक हम आज का लेसन रखते हैं। आप फर्दर आपको ये बता दूँ कि आपने अनकंडीशनल इसको ये कंप्लीट करना है। सेकंड एग्जांपल आपके इस पर इसको आप फुली इस पर एग्जीक्यूट करके देखोगे, उसकी वर्किंग आपको तब पता चलेगी। अस्सलाम वालेकुम।